हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट का जो एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को फर्स्ट शिफ्ट में लिया गया था, प्रथम पाली में लिया गया था। फ्रेंड्स देखिए, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल क्वेश्चन पेपर 1 अक्टूबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट है यह। और देखिए, बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का री एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है। एग्ज़ाम जो है अगस्त 2024 में लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपके पास लिमिटेड समय है और एक बार आप जो अभी रिसेंटली प्रश्न पूछा गया था 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक से समझ लीजिए और उसी पैटर्न पर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। इससे पहले ऑलरेडी फ्रेंड्स मैंने आपको सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर करा दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा, सेशन को पूरा देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम 1 अक्टूबर 2023 को लिया गया था, जो रद्द हो गया था फ्रेंड्स, उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड शिफ्ट का ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है उस वीडियो के लिंक को, तो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 1/10/2023 यानी कि 1 अक्टूबर 2023 प्रथम पाली यानी कि फर्स्ट शिफ्ट का यह क्वेश्चन पेपर है। फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। देखिए, पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस का जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे और उसी पैटर्न पर आपको तैयारी करना है। और देखिए, ऑलरेडी मैंने सेट स्टार्ट कर दिया है। कल हमने एक सेट कवर किया था और आपकी एग्ज़ाम तक कंटिन्यू एक से बढ़कर के एक कंटेंट आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। देखिए, मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, तो देखिए मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी जो है यह 26 मील 385 गज है। यानी कि ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, 26 मील और 385 गज। अगर आपसे किलोमीटर में पूछा जाए, अगर ऑप्शन में किलोमीटर में दे देता कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी कितनी किलोमीटर है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, 42.195 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, 42.195 किलोमीटर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इरिट्रिया एक कंट्री है जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना था, किस महादेश में स्थित है। देखिए, इरिट्रिया के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अच्छा, आपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ा है, ठीक है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश शामिल हैं, तो देखिए हॉर्न ऑफ अमेरिका में जो है कौन कौन से देश हैं, जिबूती है, इरिट्रिया है, इथोपिया है और सोमालिया है। तो इरिट्रिया का नाम आपने पढ़ा होगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो ये 4 देश हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। ठीक है ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आते हैं। और इरिट्रिया 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना था। यह अफ्रीका में है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इरिट्रिया की राजधानी जो है ये कहाँ पर है, तो अस्मारा है। इरिट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो अस्मारा इसकी राजधानी है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। ये कौन से भारतीय वैज्ञानिक हैं जिनको न केवल नोबेल प्राइज़ बल्कि इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम भारत रत्न पुरस्कार की बात करते हैं तो यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। याद रखेंगे फ्रेंड्स, डॉक्टर CB रमन, C राजगोपालाचारी और डॉक्टर S राधाकृष्णन यह एक प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, आपको याद रहेगा। और देखिए, CB रमन को 1930 में जो है भौतिकी में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, CB रमन। ठीक है ना।
चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। किस महाद्वीप को या किस महादेश को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो ये आपको पता है, राइट आंसर इसका अफ्रीका हो जाएगा। अफ्रीका को अंध महादेश भी कहा जाता है। और देखिए अफ्रीका एक ऐसा महादेश है या महाद्वीप है जहाँ पर देशों की संख्या, कंट्रीज की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, देखिए निम्न में से भारत का सबसे बड़ा भारत जो है किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। निर्यातक किसका है भारत सबसे ज़्यादा। तो देखिए फ्रेंड्स भारत जो है किसका सबसे बड़ा निर्यातक है। तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो ग्रेनाइट का है। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट का। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे कि निम्नलिखित में से देखिए किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप। तो देखिए किस द्वीप का पुराना नाम यानी कि प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप समूह है। तो फ्रेंड्स यह हवाई द्वीप का है, हवाई द्वीप का। ठीक है ना, हवाई द्वीप ध्यान रखेंगे। और हवाई द्वीप जो है यह उत्तरी प्रशांत महासागर में 8 प्रमुख ज्वालामुखी द्वीपों और कई प्रवाल और कई छोटे द्वीपों का एक द्वीप समूह है। और यह एकमात्र अमेरिकी राज्य है जो भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। एकमात्र ऐसा कौन सा महाद्वीप है या महादेश है जिससे होकर के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। तो फ्रेंड्स यह अफ्रीका है। याद रखिएगा कौन सा यह महाद्वीप है। तो फ्रेंड्स यह अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सिविल के संक्षिप्त नाम से जाना जाने वाला अभिकरण यानी कि एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए सभी ऑप्शन आपको दिख रहा है, वाहन क्षेत्र है नीचे। देखिए सिविल इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है ना, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। यह किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। चलिए देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति स्थल स्थित है। दैमाबाद, तो आपको पता है कि दैमाबाद वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी की एक सहायक नदी प्रवर के बाएं किनारे पर एक ताम्रपाषाण या ताम्र युग स्थल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ये महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्राचीन कालीन लार्ड खान, देखिए यहाँ मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूँ। ठीक है ना, प्राचीन कालीन लार्ड खान मंदिर जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स यह मंदिर जो है यह कर्नाटक में है। ठीक है ना, याद रखिएगा इसको जो है यह चालुक्य शिव मंदिर है और इसको लार्ड खान मंदिर भी कहा जाता है। कर्नाटक के एहोल में स्मारकों के समूह में यह स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। और इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के द्वारा 5वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। एहोल के स्मारक में के समूह में स्थित है। ठीक है ना, देखिए निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सुमिलित करना है और नीचे यहाँ आपको राइट आंसर चुन करके बताना है। तो चलिए मिला लेते हैं हम लोग। उगते सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है। तो यह जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है। तो यह नॉर्वे को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि आपको पता है ये फिनलैंड को कहा जाता है। और वज्र की भूमि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट आपको पता है किसको कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे एक किसी भी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इसका राइट आंसर होगा 3। देखिए 3। ठीक है, उसके बाद आपका 4, 2 और 5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3, 4, 2, 5 ऑप्शन आपका ये वाला सही होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक है, ये नहीं होगा, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो इस ये वाला ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। देखिए भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो भारत जो है यह क्या, राज्यों का एक संघ है। ठीक है ना, आपका संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 इसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए ये लागू हुआ था कब, 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की सहमति इसको प्राप्त हुई थी। ठीक है ना,
और सूचना का अधिकार जो था, सूचना का अधिकार अधिनियम, यह ध्यान रखिएगा लागू हुआ था कब, 12 अक्टूबर 2005 से यह पूरी तरह लागू हो गया था। ठीक है ना, 12 अक्टूबर 2005 से ये पूरी तरह 2005 से 12 अक्टूबर के दिन लागू हुआ था। ठीक है ना, और 15 जून 2005 को राष्ट्रपति के द्वारा इसको सहमति मिल गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर पूछा गया है। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। प्रोटेम शब्द जो है यह एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है कुछ समय के लिए। ठीक है ना, और देखिए आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और उसी बैठक में क्या होता है कि लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष चुन लेते हैं लोकसभा का। ठीक है, तो जैसे ही आपका नवनिर्वाचित जो आपका सांसद हो जाते हैं ना, तो वो पद की शपथ उनको दिलवाते हैं ये प्रोटेम स्पीकर, और फिर एक अध्यक्ष चुना जाता है और प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखिए भारत के संविधान का विचार किसने दिया था, भारत के संविधान का विचार पूछा गया है किसने दिया था। देखिए भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार एम.एन. रॉय के द्वारा सामने रखा गया था। 1934 में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलनों के ये अग्रणी प्रणेता थे और आपको पता है कि कैबिनेट मिशन की जो संस्तुति थी उसी के आधार पर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर एम.एन. रॉय हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। मूल कर्तव्य पूछा गया है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मूल अधिकार नहीं है, ये मूल कर्तव्य है। तो ये संविधान के भाग 4 क में है, भाग 4 ए में अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत इसको रखा गया है। वर्तमान में जो है फ्रेंड्स अगर बात करते हैं कितने मूल कर्तव्य हैं, जरा आप मुझे कमेंट करके बताइए। और 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और देखिए अगर हम बात करते हैं तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान किस आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को जो है सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है। यह कौन सा आर्टिकल है, तो फ्रेंड्स ये आर्टिकल 227 है, 227 है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 227 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उसके बाद देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पर है, जनगण द्वारा, लोकसभा के द्वारा। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राज्यसभा इसको उच्च सदन कहा जाता है और देखिए फ्रेंड्स इसके सदस्यों का चुनाव राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा एकल संक्रमणीय वोट के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए कम से कम उसे 30 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु पूरी कर लेनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं ये सेवानिवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। चलिए भारत के किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किससे है। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है, तो यह अधिकार जो है फ्रेंड्स यह सुप्रीम कोर्ट का है, सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, यहाँ पर अवगुण पूछा गया है। ठीक है, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है। देखिए स्थानीय सरकार की अवगुण की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक बार आप सभी पढ़ लीजिए सभी ऑप्शन को, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा दिखाई दे। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि को क्या कहा जाता है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा, इसको क्या कहा जाता है बताइए। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है मांग जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है ना, मांग जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, मांग जन्य मुद्रास्फीति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है।
भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है। चालू खाते में दृश्य और अदृश्य दोनों वस्तुओं के निर्यात और आयात का मूल्य शामिल है और चालू खाते में या तो अधिशेष या घाटा हो सकता है। इन सेवाओं, हितों, मुनाफों, लाभांशों और विदेशों से एक तरफा जो प्राप्त भुगतान होता है, ये निर्यात और आयात में शामिल होता है। ये सब ध्यान रखेंगे। पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान होगा इसका आंसर। देखिए, व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम हो। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी का उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। ठीक है ना, बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो यह आधार दर जो है यह निर्धारित कौन करता है? तो फ्रेंड्स, यह आरबीआई निर्धारित करता है। कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यह निर्धारित करता है। ठीक है, आधार दर वह न्यूनतम ब्याज दर होता है जिस पर भारत में एक वाणिज्यिक बैंक को उधारकर्ता को ऋण देने की अनुमति होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर कि भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती हैं? तो फ्रेंड्स, यह आपका कौन सा बैंक है बताइए? तो फ्रेंड्स, ये आपका वाणिज्यिक बैंक है। ठीक है ना, वाणिज्यिक बैंक यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सहकारी बैंक भी है, ठीक है ना, लेकिन इसमें सर्वोच्च पूछा गया है तो आपका राइट आंसर आपका वाणिज्यिक बैंक हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक सबसे बड़े ऋण प्रदाता है, जिसके बाद सहकारी समितियाँ और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी आती हैं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए, भारत के सर्वप्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? बड़ा बार पूछा जाता है, तो ये सुकुमार सेन थे। और प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त पूछता तो वीएस रमा देवी थी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है, उससे क्या कहा जाता है? बताइए, उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, उसको कहा जाता है आधार दर, बेस रेट उसको कहा जाता है। ठीक है ना, उसको बेस रेट कहा जाता है। ठीक है, जमा दर क्या होता है? तो खाता धारकों की नगद जमा पर वाणिज्यिक बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के द्वारा भुगतान की जाने वाली ब्याज दर है। ठीक है, जमा दर। क्लियर? चलिए, ये यहाँ पर देखेंगे, जमा दर मैंने बता दिया। बैंक दर भी जान लीजिए कि वह ब्याज दर है जो केंद्रीय बैंक द्वारा किसी वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देते समय लिया जाता है। चलिए देखिए, भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? नाबार्ड के बारे में आपको पता होगा। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का संक्षिप्त रूप है। ठीक है ना, और इसके बारे में आपको बता दें, यह निर्यात आयात बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है, निर्यात आयात बैंक को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो ये होती है जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ठीक है ना, जब आयात निर्यात से अधिक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सेना का एक जनरल इतना सैनिक से एक संपूर्ण वर्ग बनाना चाहता है। व्यवस्था के बाद कुछ सिपाही बचे, कितने सैनिक बचे? देखिए, मैथ और रीजनिंग के जो थोड़ा बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं उनका मैं आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 81 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा, इसका भी मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा इसमें से 30 - x हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? तो -1/, यहाँ पर देखेंगे तो -1/2 हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, इसका जो आंसर होगा 33 का, वो आपका हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है ना, 3 किलोमीटर इसका आंसर आएगा। उसके बाद चलिए, इसका जो आंसर आएगा आपका 34 का आपका 20 किलोमीटर पर आवर आएगा। उसके बाद देखिएगा, इसका जो आंसर आएगा 35 का, वो आपका आएगा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा गया तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 36 का, तो 36 का करेक्ट आंसर आएगा आपका 160। ठीक है, 37 का देखिए, 37 का जो राइट आंसर आएगा, पूरा प्रश्न पढ़ लीजिए। 37 का राइट आंसर आपका 80 वर्ष आएगा।
चलिए 38 का देखिए, 38 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका 3 और 4 आएगा। 39 का आपका ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, ठीक है ना, एक मोबाइल फ़ोन चार्जर जो होता है ये आपका एक मोबाइल फ़ोन चार्जर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफर, एक मिनट रुक जाइए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है ना, मोबाइल फ़ोन चार्जर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल करके द्रव बन जाता है और उसका गलनांक कहलाता है, ठीक है, किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है, बताइए। तो किसी ठोस वस्तु का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल की शक्ति का संकेत होता है, ठीक है ना, आकर्षण बल के अंतरावनिक बलों के ताकत का। तो ऑप्शन यहाँ पर एक आपको राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक विद्युत हीटर 2 सेकंड में 200 जूल कार्य करता है। यदि उस सर्किट में 2 एम्पियर विद्युत हो तो उस हीटर का प्रतिरोध का पता लगा। अब यहाँ पर देखिएगा आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क 200 जूल है और टाइम 2 सेकंड है, तो 200/2 यानी कि ये आ गया आपका 100 वाट, ठीक है ना, 100 वाट आ गया पावर आपका। अब देखिए R इक्वल टू होता है आपका P/I², ठीक है। अब P इक्वल टू दिया है कितना, P अभी हमने निकाला है पावर 100 वाट, और I कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि 25 ओम यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो देखिए 25 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, एक घर में बिजली के जो उपकरण होते हैं ये आपके समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है ना, समानांतर में। ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। देखिए एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ को 2 चक्कर लगाता है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। वस्तु का विस्थापन, विस्थापन किसी पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका देखिए 0 हो जाएगा, क्लियर, विस्थापन होगा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, चक्कर लगा करके फिर वहीं पर पहुँच रहा है। देखिए एक वस्तु 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरती है। धरती से टकराने में लगने वाला समय कितना होगा। धरती से टकराने में लगने वाला समय क्या होगा, बताइए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो ये आपका होगा लगभग 1.8 सेकंड के आसपास होगा, ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना किया था, भारतीय समाज के सेवक का, ठीक है ना, ये आपको याद होगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने 1905 में किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने किया था। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1930 में किया था। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। सत्यमेव जयते को लिया गया है कहाँ से, तो फ्रेंड्स इसको लिया गया है मुंडक उपनिषद से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया है, ठीक है, जय हिंद का नारा इन्होंने दिया है, ठीक है। चलिए देखिए पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। प्राचीन पूछा गया है, वैसे तो 1896 वाला आपको याद होगा आधुनिक वाला, लेकिन प्राचीन वाला जो है ये 1776 ईसा पूर्व में ओलंपिया में किया गया था। ओलंपिया में देखिए पहला कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में हुआ था। यहाँ पर देखिए WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन था। तो पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक उदयन था, ठीक है, तो उदयन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अजातशत्रु का बेटा था उदयन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा महाविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे। तो ये महान बंगाली विद्वान का जो नाम था ये शीलभद्र थे। कौन थे, शीलभद्र थे, ठीक है, शीलभद्र, इसको आप याद रखिएगा, बंगाली विद्वान। देखिए अंग्रेजी का प्रश्न है कि कह रहा है कि यहाँ पर आपका फ्रेज दिया गया है वन हु वॉक्स इन स्लीप। वन हु वॉक्स इन स्लीप यानी कि नींद में जो चलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, बताइए। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट, ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ईगोइस्ट किसको कहा जाता है, तो अहंकारी को ईगोइस्ट कहा जाता है, ठीक है ना, अहम जो वादी होता है। अल्ट्रुइस्ट जो है यहाँ पर ये परोपकारी को कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे
कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची बताना है आपको कोइंसिडेंस का। तो इसका मतलब संजोग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस का क्या होगा, यहाँ पर संयोग होगा एक तरह से आप कहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका चांस हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन एडियम हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, हैविंग ए सॉफ्ट स्पॉट फॉर, इसका मतलब होता है कि किसी के प्रति विशेष प्यार होना, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बीइंग फॉन्ड ऑफ यहाँ पर। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि राइप मैंगोज हैव स्टार्टेड टू डेस दिया गया, खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पर होगा आपका फॉल ऑफ, ठीक है, फॉल ऑफ का यूज़ होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा एंटोनिम बताना है, उल्टा शब्द बताना है डिसीव का। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्वाति इज जेंटल हर सिस्टर, खाली स्थान दिया गया इट। तो यहाँ पर होगा आपका मस्ट हैव डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ए पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हम लोग वॉलंटियर बोलते हैं, इसको वॉलंटियर बोला जाता है। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स है वन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क, ऑन अकाउंट ऑफ ओवरवर्क ही इज़, क्या होगा, रन डाउन, ठीक है ना, ही इज़ रन डाउन, ठीक है, काम करना बंद कर देना। चलिए, उसके बाद देखिए इनमें से कौन अलवार महिला संत है, अलवार महिला संत। तो अलवार महिला संत इसमें से अंडाल थी, अंडाल राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग, यहाँ पर त्रुटि भाग है, उसका चयन करना है। बताइए कहाँ पर यहाँ पर त्रुटि दिया गया है। तो दुख और क्षोभ हुए, देखिए दुख का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द ही क्षोभ दिया गया है, ठीक है। तो उसकी खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुए। बताइए यहाँ पर कहाँ पर त्रुटि है, तो ये आपका सी पार्ट में त्रुटि है, दुख और क्षोभ का प्रयोग सही नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो सब कुछ जानता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको सर्वज्ञ बोला जाता है। उसके बाद देखिए कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, एक कौवा को प्यास लगी, इसको सजाना है आपको, ठीक है। तो आप लोग सजा लीजिएगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपका, ठीक है। सबसे पहले तो कौवा को प्यास लगी, फिर बगीचे में उसने घड़ा देखा, फिर घड़े में बहुत पानी नीचे था तो कौवा कंकड़ डालने लगा, पानी ऊपर आ गया, पानी पी लिया, कौवा उड़ गया। चलिए, समानार्थी शब्द का चयन करिए। समानार्थी शब्द का चयन करना है नियति का। तो नियति का आपका पता है ना कि नियति का क्या होगा, नियति का आपका भाग्य होता है, ठीक है। चलिए, देवानंद का, एक मिनट रुक जाइए, हाँ ये 77 नंबर है। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा क्या है, तो ये इसकी अनुकरणीय होना चाहिए। क्या दिया गया, अनुकरणीय ही राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, असंगत यानी कि बेमेल शब्द का चयन करना है। तो पाँव, नख, हस्त, नेत्र, इनमें से बेमेल कौन सा है, इनमें से निश्चित रूप से आपका नख जो है ये बेमेल है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। कहाँ पर त्रुटि दिया गया, कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको ना। बताइए कहाँ पर त्रुटि है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपका ये वाला त्रुटि है, ठीक है। क्योंकि स्त्री अध्यापिका कोई शब्द नहीं होता, स्त्री अध्यापिका, सीधे हम लोग अध्यापक और अध्यापिका बोलते हैं, स्त्री अध्यापिका थोड़ी होता है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, तो तीसरा में है ऑप्शन सी में, ठीक है, ऑप्शन सी में है तीसरा में। चलिए, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो ये आपका नामदेव का है, अभंग नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है ये आपका कितना होगा, ऑक्सीजन के 21% और नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन का मात्रा 0.9%। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार कौन सा है, तो मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए। मनुष्य का आपका ऑप्शन 2 होना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है, प्रतिरक्षी गठन। तो फ्रेंड्स ये आपका होता है प्रतिरक्षी गठन आपका
रक्त प्लाज्मा कोशिका में, ठीक है, रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं में। अच्छा, एंटीबॉडी का निर्माण प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। चलो उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो डेंगू है, मलेरिया है आपका। उसके बाद इसमें से आपका नींद की बीमारी जो है ना, एक प्रकार की मक्खी से होता है, ठीक है ना, मच्छर से नहीं। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए, पसीने की ग्रंथियाँ खाली स्थान दिया गया त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती हैं। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये आपका करेक्ट आंसर हाथों की हथेली में, ठीक है, हाथों की हथेली में, ठीक है, हाथों की हथेली में सबसे अधिक जो है आपका हाथ की हथेली और पैर के तलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? कोशिका की तीक्ष्णता को यानी कि टर्जिडिटी को बनाए रखता है। तो ये आपका वैक्यूल्स है, ठीक है ना, वैक्यूल्स याद रखिएगा। चलिए ये प्रश्न बड़ा पूछा गया है ऑलरेडी। देखिए, जिस उत्तक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कमोबेश आइसोडायमेट्रिक होती हैं, जिसमें अंतःकोशिकीय स्थान होता है, उससे क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको हम लोग कहेंगे पेरेन्काइमा, ठीक है ना। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है आपको, सही कथन का चयन करना है। बताइए राइट आंसर इसमें से क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं। बिल्कुल यहाँ पर ये आपका सही दिया गया है। निम्नलिखित में से देखिए, किस अणु या अणु की संरचना पिंजड़े जैसी होती है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये संरचना होती है आपकी किसकी? तो यहाँ पर केवल 3 दिया गया है ना, फुलेरिन की, ठीक है, फुलेरिन की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीटी ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल जो एक भौतिक मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी इकाई क्या है? तो देखिए ये आपका वेग और समय ग्राफ वीटी है, वेग और समय, वी से वेलोसिटी और टी से आपका टाइम। ग्राफ के तहत क्षेत्र वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है, और विस्थापन का मात्रक आपको पता है कि मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है? एक समांगी मिश्रण का उदाहरण, तो इसमें से देखिए नमक का घोल जो है, यह एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही दिया गया है? सही इसमें से कौन सा दिया गया है? सभी ऑप्शन को एक बार देख लीजिए, बताइए अब सही कौन सा है इसमें से। तो देखिएगा, जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना क्या होता है? तो जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, ठीक है। चलिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। याद रखिएगा, फॉर्मूला पूछा जाता है। लेकिन निम्नलिखित में से किसका या किनका उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो है, मॉडरेटर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ग्रेफाइट का, पैराफिन का और भारी जल का, सभी का किया जाता है। निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट कौन सा है इसमें से? बताएंगे। तो इसमें से ऑक्सीकरण एजेंट जो है, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है मेटलॉइड्स है? तो इसमें से मेटलॉइड्स जो है, यह आपका आर्सेनिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब भी होते हैं, एंटीमनी। चलिए, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करना है आपको। नोवेल्टी, ओल्डनेस, न्यूनेस का क्या होगा? बताइए। तो न्यूनेस का आपका हो जाएगा इसमें से कौन सा? ये आपका एंटीक्विटी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि विक्रम ने, ये आप बनाइएगा, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर जो होगा आपका दक्षिण पश्चिम होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन 2 में है। चलिए उसके बाद दी गई आकृति में पूछा गया है कितना त्रिभुज है? आप त्रिभुज आप देख सकते हैं, इसमें त्रिभुज की संख्या जो है कितनी है? तो 19 त्रिभुज है इसमें, ठीक है, 19 त्रिभुज है, काउंट करिए। देखिए, पार्लियामेंट, ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस, तो कांग्रेस आपका क्या हो जाएगा? USA, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना तो 1992 में किया गया था। और देखिए, सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा किया है? तो ये किया था आपका कितने परसेंट? 66% की, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, बजट वाला प्रश्न पूछा गया था कि बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना की गई है। इस योजना का नाम पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इस योजना का नाम था महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का प्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है?
जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स, इसका नाम है आपका रेडियो जीपीटी। ठीक है, रेडियो जीपीटी नाम है इसका। करंट का प्रश्न है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसमें से आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। देखिए, किस ओलंपिक खेल में मसाल रिले प्रक्रिया शुरुआत हुई थी? मसाल रिले की। तो मसाल रिले की प्रक्रिया की शुरुआत जो है ये आपका 1936 में जो जर्मनी के बर्लिन में हुआ था ओलंपिक, उसी में हुआ था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि एलआईसी के नए ग्राहक एजेंटों और मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया एलआईसी ने? तो एलआईसी ने जो है लॉन्च किया है आनंदा ऐप को। ठीक है। चलिए, रावत भट्टा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, रावत भट्टा जो है ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, रावत भट्टा राजस्थान में है। चलिए, रेड फ्लैग जो है भारत और किस देश के बीच का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? रेड फ्लैग। तो रेड फ्लैग जो है ये भारत और अमेरिका के बीच का है। उसके बाद चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? तो देखिए, इसमें स्वीटी बुरा जीता है, नीतू घनघास ने भी जीता है, निखत जरीन ने भी जीता और लवलीला बोरगोहन ने जीता है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 नाम तो ऐसे ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा ना इसमें से होगा। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? इसका आंसर आप कमेंट करिए और बताइए कि कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं। और फर्स्ट शिफ्ट वाला मैंने करा दिया है, सेकंड वाला ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया।